हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं यूनान के इतिहास और राजनीतिक विकास के बारे में। यूनान में मध्यकाल का समय क्या था और उस दौरान यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहाँ के धर्म की स्थिति क्या थी, और उसके बाद यूनान का वो महत्वपूर्ण समय जिसको हम क्लासिकल युग के नाम से जानते हैं, उस समय यहाँ के राजनीतिक और ऐतिहासिक विकास की यात्रा पर आज हम चलते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनान का मध्यकाल क्या है। यूनान का मध्यकाल है 1200 BC से लेकर के 750 BCE। ये समय यूनान के मध्यकाल का समय कहलाता है। इस समय यूनान में बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या का आवागमन हुआ। इसको ग्रेट माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट माइग्रेशंस हुआ क्या कि एक बार यूनान के मानचित्र को आप देख लीजिए। यूनान का मानचित्र आपके सामने है। इस मानचित्र में आप देखिए थेसली और बोयोतिया, यहाँ के लोगों ने, थेसली और बोयोतिया के लोगों ने लेस्बोस और चियोल, थेसली और बोयोतिया के लोगों ने लेस्बोस और चियोस सहित एशिया माइनर की तरफ माइग्रेशन किया। और इसी तरह एट्टिका को देखें आप। एट्टिका के लोगों ने, जो आयोनियन कहलाते थे, इन लोगों ने एशिया माइनर पर जाकर के बसना चालू कर दिया। तो इस प्रकार थेसली और बोयोतिया के लोगों ने माइग्रेशन किया। उनको कहते हैं एओलियन। और जो एट्टिका के लोगों ने माइग्रेशन करके एशिया माइनर में जाकर के बसना चालू किया, उनको आयोनियन। तो एओलियन और आयोनियन, इन लोगों ने जाकर के बसना वहाँ पर चालू कर दिया। और धीरे धीरे वहाँ पर इनकी काफ़ी संख्या में लोगों की बसावट बस गई। अच्छा, ये माइग्रेशन हुआ क्यों? हुआ क्या कि इंडो यूरोपियन जातियों के कई शाखाएं धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, तो अपने विस्तार के लिए, अपने लिए सुविधाजनक संसाधनों की तलाश में वो इस क्षेत्र में आने लगे, और इसकी वजह से ग्रेट माइग्रेशन हुआ। तो इस तरह मध्यकाल में आयोलियन और आयोनियन, इन लोगों ने क्रमशः जा करके अपने लिए स्थानों की तलाश की, और जहाँ इनको सुविधाजनक स्थान मिला वहाँ पर ये बस गए। तो जो एशिया माइनर का अनातोलिया का पठार है, वहाँ पर जाकर के आयोनियन बस गए, जिनका आगे चल करके यूनान की सभ्यता में एक बड़ी भूमिका रही। अच्छा, यही वो काल था जब यूनान पर डोरियन नाम के लोगों ने भी आकर के बसना चालू किया। आपने पूर्व के वीडियो में देखा है कि सबसे पहले एजियन क्षेत्र में रहने वाले मेनोइस के बाद माइसिनी, और उसके बाद डोरियन, जो 22वीं शताब्दी में आए। तो इस प्रकार यूनान में एक ऐसी मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ जो मिनोइस से लेकर माइसिनी से होते हुए डोरियन तक जाती है। जैसे अगर हम भारत के इतिहास के साथ इसकी तुलना करें, तो भारत में जैसे वैदिक काल में जो वैदिक काल के आर्य आए, और जो आर्येतर जातियां थी, उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक नई संस्कृति का विकास किया। आर्येतर जातियों को भी उन्होंने अपने में समाहित कर लिया, उनके साथ समन्वय स्थापित किया। इसी प्रकार मिनोइस और माइसिनी और आगे चल के डोरियन, जो कि एक्वियनों से लगभग अलग थे, उनसे तुलनात्मक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनके साथ एक ऐसी समन्वित संस्कृति का विकास यहाँ पर 22वीं शताब्दी से लेकर के 750 BC के बीच होता है।
और इस तरह विभिन्न लोगों के, कबीलों के आपसी सम्मिश्रण से उनमें रक्त मिश्रण भी हुआ और इससे जो नई जाति का विकास हुआ वो यूनानी क्लासिकल जाति थी, जिसमें रक्त संबंध लोगों से, विभिन्न जातियों और कबीलों के बीच में था। और जो प्रारंभिक मध्यकाल का समय है, प्रारंभिक मध्यकाल के समय के 200 वर्षों का इतिहास जिसको है, उसको हम हीरोइक एज के नाम से जानते हैं। हीरोइक या वीरगाथा काल, जिसमें वीरों की प्रशंसा में गीत लिखे गए, क्योंकि उस समय जो ये अलग अलग ऐसे नगर राज्यों का विकास हुआ, वो नगर राज्य आपस में युद्धादि करते थे। जो वीर लोग होते थे वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, और उस समय कोई वर्ग इतना सुदृढ़ नहीं था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का हो, अगर वो बहादुरी का प्रदर्शन करता था तो उसको सामंत का स्थान दे जाता। तो इस तरह सामंत का स्थान वो पा लेते थे। क्योंकि 1200 BC के आसपास का जो समय है ये डोरियन जात के आने का है, और इन लोगों ने लोहे का प्रयोग करना चालू कर दिया था। तो अस्त्र शस्त्र लोहे के बन गए थे और शस्त्राणों का प्रयोग करना चालू कर दिया था। तो युद्ध बड़े पैमाने पर होने लगे। तो बहादुरी का प्रदर्शन किया जाता था, शत्रु राज्यों पर आक्रमण होता था, और जो शत्रु पराजित होते थे उन पराजित शत्रुओं के नगरों को लूटा जाता था, लोगों को दास बनाया जाता था। जो शत्रु राज्य के नवयुवक लोग होते थे उनको मारा पीटा जाता था, उनके साथ हिंसा की जाती थी, रथों और घोड़ों में बांध करके उनको घसीटते थे। तो इस प्रकार के जो हिंसात्मक कार्य होते थे, तो ये हीरोइक एज था, और बहादुरी की प्रशंसा, उनके पराक्रम की प्रशंसा करने वाले भाणचारण उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे। इस एज के बाद जो समय है उसके बारे में 9वीं शताब्दी से हमें एक महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है होमर। होमर का वो स्थान है जिनको एजुकेटर ऑफ ग्रीस कहा गया है। इनको लोग एजुकेटर ऑफ ग्रीस के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा 2 महाकाव्यों का प्रणयन हुआ। 2 महाकाव्य उन्होंने लिखे। होमर ने इलियड और ओडिसी इनकी रचना की। और इलियड और ओडिसी का महत्व उसी तरह है जैसे भारत में महाभारत है, रामायण है, या वेद व्यास द्वारा लिखे गए वेद हैं, या ईसाइयों के लिए बाइबिल है। मतलब इतनी प्रामाणिक संरचना इसको माना जाता है कि विभिन्न दृष्टांत इससे दिए जाते हैं। दूसरे इतिहासकार होमर को 8वीं शताब्दी का मानते हैं, जबकि मुख्य इतिहासकार हेरोडोटस, जो इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं, वो होमर को 9वीं शताब्दी का मानते हैं। तो होमर के इन महाकाव्यों में 9वीं शताब्दी और उसके बाद के समय का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो होमर के द्वारा जो उस समय के समाज, जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, उस समय के समाज का जो वर्णन मिलता है उसको देखिए। होमर के समय की जो राज्य व्यवस्था है वो बहुत परिष्कृत नहीं थी, क्योंकि जो नगर राज थे वो लगभग नष्ट हो चुके थे। जो बड़े नगर थे वो नष्ट हो चुके थे मध्यकाल में। और इस समय तक 9वीं शताब्दी के आसपास जो राज्य थे उनका संगठन शिथिल था। एक प्रकार से ग्राम्य शासन था। जो गांवों के प्रधान होते थे उनका मुख्य रूप से राजा के रूप में या सामंत के रूप में लोग सम्मान करते थे, और उनके द्वारा गांवों का या कबीलों का शासन चलता था। उन्हीं को सामंत कह सकते हैं या छोटा शासक कह सकते हैं। उनकी सहायता के लिए 2 परिषदें होती थी। जो गांव स्तर पर राजा होते थे, उन राजा की सहायता के लिए 2 संस्थाएं होती थी। एक को कहते थे ब्यूल और दूसरे को कहते थे एगोरा। ब्यूल सामंतों की सभा होती थी और एगोरा स्वतंत्र नागरिकों की सभा होती थी। तो ये सामंतों की सभा और ये स्वतंत्र नागरिक जो होते थे उनकी सभा, सामान्य नागरिक, स्वतंत्र नागरिक, इनकी सभा होती थी। इनका काम था राजा को प्रशासन में, संचालन में सहायता प्रदान करना। तो एक प्रकार से सामंतों का बोलबाला था। शासन सामंतों के द्वारा ही संचालित किया जाता था। राजा नाम मात्र का होता था। राजा लोग उसकी, सामंतों की सहायता से प्रशासन का संचालन किया करते थे। तो होमर के समय का
ये जो शासन का तरीका था ये एक प्रकार से राजतंत्रात्मक था, या जिसे हम कह सकते हैं मोनार्किकल। राजतंत्रात्मक या मोनार्किकल, राजा होता था मुख्य। लेकिन ये व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं रही। आगे चल करके चूंकि ब्यूल में सामंतों का बोलबाला होता था तो सामंत शक्तिशाली होते गए और 800 बीसी के बाद शासन ओलिगोरिकल हो गया। जो सामंतवादी व्यवस्था थी उनका समूह शासन स्थापित हो गया। ओलिगोर्की या समूह शासन, और वो समूह शासन किसका? सामंतों का। जो सामंत थे उन्होंने मिलकर के शासन करना चालू कर दिया। तो इस प्रकार सामंत प्रभावशाली होते गए, राजा की शक्ति कम हो गई, सामंतों की सत्ता स्थापित हो गई 800 बीसी के बाद। मध्यकाल में चूंकि राजनीतिक संगठन बहुत व्यवस्थित नहीं था तो इस समय कर आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। जो राज्य की आमदनी का साधन था वो मुख्य रूप से लोगों के द्वारा जो दिया गया उपहार होता था, जो राजा को सामंत को दिया जाता था, ये लूट मार में जो आय प्राप्त होती थी वही आय का साधन था। तो आय मुख्य रूप से उपहार के द्वारा या लूट मार से प्राप्त आय, ये राज्य की आय का साधन होता था। सामाजिक संरचना क्या थी? समाज में परिवार समाज की मुख्य इकाई होती थी और परिवार में पिता मुख्य भूमिका निभाता था। तो परिवार मुख्य इकाई होती थी समाज की और उसमें पिता को बहुत अधिकार होता था। वो अपने पुत्र को दंडित भी कर सकता था, उसकी हत्या तक करने का अधिकार अपने पिता को था। पिता कई बार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने परिवार का बल देता था, लेकिन वो परिवार के सुख दुख का ध्यान भी रखता था। सारे परिवार से संबंधित निर्णय भी पिता ही करता था। तो इस प्रकार पिता को विशेष अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को भी समाज में पूरी तरह से स्वतंत्रता थी और जो शादी विवाह का आयोजन होता था उसमें कन्या पक्ष से कन्या प्राप्त करने के लिए जो वर पक्ष के लोग होते थे वो कन्या पक्ष के पिता को कुछ ना कुछ उपहार में देते थे और मुख्य रूप से कुछ पशु देने पड़ते थे। और इसी तरह जब शादी का आयोजन होता था तो कन्या पक्ष का जो पिता होता था वो वर पक्ष को उपहार देता था, उसको स्त्रीधन कहते थे। तो कन्या के पिता को वर पक्ष क्या देता था? पशु, और कन्या का पिता वर पक्ष को देता था उपहार, जैसे दहेज के रूप में, तो वो स्त्रीधन कहलाता था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं होती थी, स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त होती थी और कई मामलों में स्त्रियों की स्थिति बड़ी संतोषजनक थी। उस समय ऐसा भी विवरण प्राप्त होता है कि सुंदर स्त्रियों के लिए संघर्ष होते थे। जैसे ट्राय की कहानी आपने सुनी है, हेलन को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से सुंदर स्त्रियों को लेकर के समाज में संघर्ष भी होते थे। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में प्राय चादर ओढ़ते थे और अंडरवेयर जैसा या लंगोट जैसी चीज़ पहनते थे। महिलाएं स्कर्ट और ब्लाउज जैसी चीज़ पहनती थी, हैट पहनती थी, इस प्रकार की चीज़ें थी। और पुरुष घरों में तो नंग पैर रहते थे, बाहर जाते थे तो जूते आदि भी धारण करते थे। इस प्रकार पुरुष और स्त्री दोनों सादा जीवन मध्यकाल में व्यतीत करते थे। पुरुषों में स्त्रियों की तरह लंबे बाल और दाढ़ी मूछ इसको रखने की जो परंपरा थी। समाज में जो श्रम था वो सम्मानित कार्य माना जाता था, उसको निम्न दृष्टि से नहीं देखते थे। यहाँ तक कि जो धनी वर्ग की महिलाएं थी, यहाँ तक कि राजा आदि भी शारीरिक श्रम करते थे। जो सामंत आदि होते थे वो भी शारीरिक श्रम करते थे। धनी वर्ग की महिलाएं भी शारीरिक श्रम करती थी। धनी वर्ग के लोग अपने पास काम करने के लिए नौकर चाकर रखते थे, वो शांति के समय उनके काम में हाथ बटाते थे और युद्ध के समय वो उनके साथ युद्ध में भी साथ देते थे। लेकिन वो एक प्रकार से दास नहीं थे, वो उनके साथ काम मटाने वाले लोग के रूप में काम करते थे। उस समय के लोगों का जो मुख्य कार्य था, कृषि करते थे, आखेट करते थे, पशुपालन करते थे और विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं को लोग स्थानीय स्तर पर ही उत्पन्न करते थे।
जैसे तरह तरह के औजार बनाने वाले लोग होते थे, बड़े गिरी का काम करने वाले, लोहे के औजार बनाने वाले, वस्त्र बुनने वाले, स्वर्णकार आदि इस प्रकार के लोग अपने अपने कला में जो माहिर थे उन लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। अब उस समय के जो मुख्य देवता थे, मध्यकाल में जो यूनान के मुख्य देवता हैं, लोगों ने उस समय देवताओं का चित्रण प्रकृति शक्ति को मानवीकरण करके किया है। जो विभिन्न देवता हैं उनको मनुष्यों के रूप में कल्पना की है और ये लोग मूर्ति पूजक थे। तो यूनान में भारत के हिंदू धर्म की तरह देवताओं को उन्होंने मनुष्य के रूप में कल्पना की है और उसकी उस रूप में उनकी आस्था थी, उस रूप में उन्होंने उनका चित्रण किया है। देवता और मनुष्य में केवल अंतर इतना है कि देवता अमर होते थे, मनुष्य अमर नहीं होता था। शेष देवता मनुष्यों की तरह सुख दुख का अनुभव करते थे, लोगों के बीच रहते थे, लोगों के संघर्षों में भी भाग लेते थे, यहाँ तक कि उन्होंने नश्वर जात की महिलाओं से पुत्राद भी उत्पन्न किए। इस प्रकार का आख्यान यूनानी मध्यकाल के देवताओं के बारे में प्राप्त होता है। तो देवता मानवीय रूप में थे और विभिन्न देवताओं में से जो मुख्य देवता था, आकाश का देवता जियस, जिसको देवताओं और मनुष्यों का पिता माना जाता है। जैसे भारत में इंद्र की कल्पना है, इस प्रकार वो जियस को मानते हैं। सूर्य देवता अपोलो को मानते हैं, एथीना को मानते हैं, सौंदर्य और युद्ध की देवी। परलोक का देवता हेडिस, इसको मानते थे और इनकी मान्यता थी कि समस्त देवता यूनान के ओलंपिया पर्वत पर निवास करते और वहां वो बैठ करके मनुष्यों के भाग्य का निर्धारण करते। यहाँ एक चीज बता दें कि स्वर्ग नरक की धारणा, पापों से मुक्ति की धारणा, इन सब चीज़ों में जैसा कि पूर्व के देशों में, भारत आदि देशों में विश्वास था, इस प्रकार के विश्वास वहाँ पर कम थे। ये लोग अपने मृतकों का दाह संस्कार करते थे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। तो ये थी मध्यकाल के समय में यूनान में विकसित होने वाली संस्कृति की विशेषताएं। अब 750 BCE से लेकर 5वीं शताब्दी 479 BC के बीच का जो समय है, इसको यूनान का क्लासिकल काल कहते हैं। यूनान का वो समय जब सभ्यता का तेजी से विकास हुआ और बहुत सुंदर परंपराओं की शुरुआत हुई। तो ये क्लासिकल काल है। अभी तक आपने देखा था मध्यकाल, अब ये क्लासिकल काल है। तो क्लासिकल काल में क्या हुआ, इसको देखिए। अब देखिए यूनान का क्लासिकल युग। क्लासिकल युग जो है, इसका समय है 750 BC से लेकर के 479 BCE। इसके मुख्य लक्षण, एक तो नगर राज्यों का विकास हुआ, दूसरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में औपनिवेशिक राज्य, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में औपनिवेशिक राज्यों का विकास हुआ। और इन दो तत्वों ने यूनान के, जिसलिए यूनान को जाना जाता है, उस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल के समय में जो यहाँ शासन सत्ता थी वो किस प्रकार की थी, मोनार्किकल थी। अब 800 BC के बाद यहाँ की सत्ता ओलिगार्किकल, अब सामंतवादी व्यवस्था, ओलिगार्किकल, ये व्यवस्था चालू हो गई। तो नगर राज्यों का उदय हो गया, बहुत से नगर राज्य बन गए। पुराने जो अनेक शासक हुआ करते थे, और मध्यकाल में अगर आपने देखा हो तो बताया था कि माइसिनी का जो शासक था एगोमेम्नान, वो वहाँ का मुख्य शासक था। अब वो व्यवस्था नहीं रह गई, यूनान छोटे छोटे कई नगर राज्यों में बंट गया। पहले माइसिनी के शासक एगोमेम्नान की एक प्रमुख सत्ता होती थी। अब क्रीट, जहाँ पर होमर काल में आइडोमिनियस का शासन था,
वो क्रीट स्वयं 50 से अधिक राज्यों में बंट गया। आइडोमिनियस ये क्रीट का शासक था। किस समय में? होमर काल में। अब वही क्रीट 50 राज्यों में बंट गया। इस प्रकार छोटे छोटे नगर राज्यों का उदय हो गया और वहां के स्वतंत्र शासक हो गए, और वो स्वतंत्र शासकों ने वहां पर सामंतवादी व्यवस्था के माध्यम से शासन करना प्रारंभ कर दिया। और ये शासन करने वाले जो सामंत थे ये कुलीन वर्ग के लोग थे, तो इसको कुलीन तंत्र भी कहते हैं। तो ऑलिगोरिकल या कुलीन तंत्र। ये कुलीन तंत्र की नींव पड़ी। अनेक ऐसे प्रमुख नगर राज्यों का उदय हो गया। जैसे प्रमुख राज्यों में यूनान में पेलोपोनेसस का स्पार्टा और कोरिंथ, स्पार्टा और कोरिंथ, ये कहाँ का था? पेलोपोनेसस। मध्यवर्ती यूनान में एथेंस और दूसरा प्रमुख नगर था थेविस। थेविस एशिया माइनर का मिलेटस और एजियन द्वीप समूह का कैलिसस, ये प्रमुख नगर राज थे। मिलेटस और कैलिसिस, एशिया माइनर का मिलेटस और एजियन का कैलिसिस। ये और इन नगर राज्यों को पोलीज के नाम से जानते थे। इन नगर राज्य जो थे इनको पोलीज इस नाम से जानते थे। प्रत्येक नगर का शासन स्वतंत्र होता था। सामंत जो कुलीन तंत्र के लोग होते थे वो नगर का शासन चलाते थे, और नगरों का शासन चलाने के लिए सामंत की सहायता के लिए ब्यूल होती थी। तो इस कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनसंख्या का तेजी से विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ, और खास करके इस क्षेत्र के लोगों का जब फिनिशियंस के साथ संबंध हुआ तो व्यापार का तेजी से विकास हुआ। और व्यापार के तेजी से विकास के कारण अनेक जो दस्तकार थे, व्यापारी थे, उनका विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के सामान बनाने वाले लोगों ने सामान बना करके खूब लाभ प्राप्त किया, व्यापारियों ने व्यापार से लाभ प्राप्त किया। तो जो कुलीन तंत्र था धीरे धीरे उसमें व्यापारियों और दस्तकारों की भूमिका बढ़ने लगी, और इस तरह समाज में एक नए वर्ग संघर्ष का विकास हुआ। जो पैसे वाले लोग थे, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली थे, अब वो सामंतों के प्रभाव को नहीं मान रहे थे। तो ऐसे लोग जो कुलीन तंत्र का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने सामंतों के खिलाफ इस नए आर्थिक वर्ग का उपयोग किया, और उन लोगों ने कुलीन तंत्र को नष्ट करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और वो कहलाए टायरेंट या तानाशाह। तो इस प्रकार टायरेंट्स या तानाशाहों का उदय हो गया। ये शुरू में तानाशाह व्यापारियों को, सौदागरों को, ऐसे बड़े बड़े नगर श्रेष्ठियों को, उनको बड़ा सम्मान देते थे, उनके प्रति उदार थे, लेकिन आगे चल करके निरंकुश और अत्याचारी हो गए। तो कुलीन तंत्र से सत्ता टायरेंट्स के पास आई, लेकिन वो टायरेंट्स ने भी कुछ ही दिनों तक शासन अच्छे से किया, उसके बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। आगे चल करके इन टायरेंट्स को हटा करके जनतंत्र का विकास हुआ, जो कि यूनान की सभ्यता की मुख्य विशेषता में से। और ये टायरेंट्स का प्रभाव खत्म कब हुआ? 6वीं सदी बीसी। टायरेंट्स का प्रभाव 6वीं सदी बीसी तक समाप्त हो गया और जनतंत्र का विकास हो गया। तो यूनान में जो नगर राज थे 6वीं शताब्दी बीसी के बाद वो जनतंत्र के द्वारा शासित होना चालू हो गए, और उनमें से जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रमुख नगर थे। एक सबसे महत्वपूर्ण नगर है एथेंस, जो यूनान का महत्वपूर्ण नगर था और ये नगर राज था। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार यूनान के मानचित्र को आप एथेंस में देखिए, एथेंस को मानचित्र में देखिए। एथेंस वो नगर है जो अपने बंदरगाहों के लिए और कटे फटे समुद्र तट के लिए बड़ा प्रसिद्ध था।
तो ये व्यापारिक नगर था। एथेंस की स्थिति को देखिए आप एक बार। ये एक ऐसा नगर था जहां व्यापारिक सुविधाएं थी, बंदरगाह था, खाने थी, और इसके जो पृष्ठ प्रदेश था वहां अंगूर और जैतून इसकी खेती भी होती थी। तो समृद्ध कृषि क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। हुआ क्या कि 12वीं शताब्दी में, जैसा कि थ्यूसिडिडीज जो इतिहासकार है उसने लिखा है कि थीसियस नाम के जो शासक ने यहाँ पर 12 छोटे छोटे राज्य थे, उन 12 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके उसने एथेंस की स्थापना की थी। तो एथेंस 12 छोटे राज्यों को मिला करके बनाया गया नगर राज था। 12 छोटे राज्यों को मिला करके बनाया गया था और थीसियस ने इसे 12वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यहां पर यूनानियों की आयोनियन शाखा का ज्यादा प्रधान था। आयोनियन शाखा के लोग यहां पर रहते थे। कृषि यहां किन फसलों की होती थी? अंगूर की और जैतून की। लेकिन ये दोनों फसलें ऐसी थी जिसमें समय बहुत लगता था। प्रतिवर्ष इसमें फसल आती जरूर थी, लेकिन अंगूर के पौधे जो रोपते थे या जैतून के पौधे को रोपते थे तो फसल काफ़ी लंबे समय में आती थी। इसलिए जो बड़े किसान थे, जिनके के पास शक्ति थी, पैसा था, वही लोग कृषि कार्य में बचे रहे। शेष लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया। तो बड़े किसानों की मुख्य भूमिका थी। तो किसान दो प्रकार के थे, एक ऐसे बड़े किसान और दूसरे जो छोटे किसान थे जिनको कृषिदास के रूप में कहते हैं। तो एक स्वतंत्र किसान और दूसरे सर्फ। ऐसे स्वतंत्र किसान या जो बड़े किसान थे और दूसरे सर्फ। सर्फ एक प्रकार से कृषिदास होते थे जो बड़े किसानों के खेतों पर काम करते थे। एथेंस का जो अंतिम शासक था जिसके बाद जनतंत्र की स्थापना हुई, उसका नाम था क्रोडस। अंतिम शासक। ओके। एथेंस की शासन व्यवस्था कैसे चलती थी? एथेंस में शासन करने के लिए दो ऐसी संस्थाएं होती थी। एक तो जो सामंतों की सभा होती थी वो, और दूसरी ऐसी संस्था जो सामंतों के शासन के ऊपर अंकुश लगाने का काम करती थी, लोगों को दंडित करने का काम करती थी। तो दो संस्थाएं, एक कौन थी? नो आर्कियनों की सभा। ये बड़े सामंतों के द्वारा चुने गए ऐसे 9 लोग होते थे जो शासन चलाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व इनके ऊपर था। एक प्रकार से संपूर्ण उत्तरदायित्व इनके पास होता था और इनका चुनाव कैसे होता था? सामंतों के द्वारा होता था। दूसरी, काउंसिल ऑफ एरियोपेगस। काउंसिल ऑफ एरियोपेगस में कौन लोग होते थे? यही जो 9 आर्केनों की सभा से रिटायर्ड लोग होते थे उनको काउंसिल ऑफ एरियोपेगस में रखते थे और इनका काम होता था 9 आर्केनों के ऊपर नियंत्रण लगाना कि वो कहीं तानाशाह न हो जाए, मनमानी ढंग से शासन न करने लग जाए। साथ ही साथ वो न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे। समाज में जो लोग अपराध आदि करते थे उनको दंडित करने का काम भी काउंसिल ऑफ एरियोपेगस करती थी। काउंसिल ऑफ एरियोपेगस हत्या, विद्रोह, ऐसे जो अपराध होते थे उनके लोगों को दंडित करती थी और जो मुकदमे उसके सामने ले जाते थे उन पर निर्णय देती थी। अच्छा, जो 9 आर्केनों की सभा थी जिसका शासन करने का मुख्य दायित्व होता था, इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता था और सामंतों की जो सभा होती थी वो मिलकर के ऐसे लोगों को चुनते थे जिनका कि काम शासन को संपूर्ण रूप से संचालित करना होता था। तो इस व्यवस्था से शासन संचालित होता था। तो शासन संचालित करने के लिए संस्थाएं तो जरूर थी, लेकिन उस समय कोई लिखित कानून नहीं था। तो जो काउंसिल ऑफ एरियोपेगस निर्णय देती थी वो प्राय तात्कालिक निर्णय होते थे। लोगों को सुन करके
अपने सूझबूझ के अनुसार या तो मध्यस्थता कराते थे या कोई दंड देते थे, क्योंकि उसमें लिखित कानून कोई था ही नहीं। लिखित कानून सबसे पहली बार बनाने का प्रयास किया गया 621 BCE में। ड्रेको नाम के व्यक्ति को आर्कियन चुना गया। 9 आर्कियनों में से एक सदस्य था ड्रेको, उसको कहा गया। और इसी तरह सोलन नाम का एक आर्कियन था। सोलन के सुधार अभी हम पढ़ाएंगे आपको। तो सोलन ने 594 BC में जो सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर कानून को लिखित रूप दिया गया। तो इस प्रकार कानून लिखित बने, मतलब 6वीं शताब्दी में। इससे पहले कोई लिखित कानून थे ही नहीं। सोलन ने क्या सुझाव दिए, सोलन के क्या सुधार थे, उसको देख लीजिए। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा में मुख्य रूप से जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें सोलन के सुधार पूछे जाएंगे कि यूनान में क्लासिकल काल में सोलन के कौन से सुधार थे और उन्होंने शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया। तो सोलन के जो सुधार हैं उसको हम देखते हैं। ध्यान रहे समय इसका, 594 BC। सोलन एक कवि, विद्वान और राजनीतिक व्यक्ति था, और ये अंतिम शासक क्रोडस का वंशज भी था। क्रोडस का वंशज था। तो इसने समाज का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वर्गीकरण किया, जो इसकी सबसे बड़ी बात थी। आर्थिक दृष्टि के आधार पर समाज को इसने 4 भागों में बांटा। पहला, आर्थिक दृष्टि से सामाजिक विभाजन। उस समय यूनान की मुद्रा थी बुसल। तो ऐसे लोग जिनकी आय 500 बुसल से ज़्यादा थी, उनको एक कैटेगरी में रखा गया। तो पहली श्रेणी ए, जिनकी आमदनी 500 बुसल से ज़्यादा थी। दूसरी वो श्रेणी बी, जिनकी आय 300 से 500 बुसल। श्रेणी सी, जिनकी आय 200 से लेके 300 बुसल के बीच थी। और चौथे वो लोग जो स्वतंत्र किसान थे। तो इस प्रकार समाज को आर्थिक दृष्टि से इसने 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। शासन में भी इसने क्या सुधार किया? पहले आपने देखा कि 9 आर्कियनों की सभा होती थी, काउंसिल ऑफ एरियोपेगस होती थी। तो इसने काउंसिल ऑफ एरियोपेगस को तो बने रहने दिया। जो काउंसिल ऑफ एरियोपेगस थी, इसको कंटिन्यू रहने दिया। और प्रथम वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता ले सकता था। मतलब जो 500 बुसल से अधिक आय वर्ग के लोग थे, वो काउंसिल ऑफ एरियोपेगस के सदस्य हो सकते थे। ओके। इसी तरह जो पहले सामंतों की संस्था होती थी ब्यूल की सदस्यता समाज के तीसरे वर्ग के लिए खोल दी गई। जो समाज का तीसरा वर्ग था ब्यूल, वो उसमें प्रवेश कर सकता था। 200 से 300 बुसल आय वर्ग के जो समाज के तीसरे वर्ग के लोग थे, वो ब्यूल के मेंबर हो सकते थे। तो इस प्रकार पहले वर्ग के लोग काउंसिल ऑफ एरियोपेगस के और तीसरे वर्ग के लोग ब्यूल के सदस्य बन सकते थे। जो स्वतंत्र श्रमिक आदि थे, उनको इनसे दूर रखा गया। उनको इस प्रकार की सदस्यता नहीं दी गई। और ब्यूल में 400 लोगों को सदस्य संख्या दी गई। ब्यूल की सदस्य संख्या 400 कर दी गई, इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ 400 कहा गया। काउंसिल ऑफ 400 लोगों की सभा। ये जो काउंसिल ऑफ 400 थी, ये करती क्या थी? ये उन विचारों को प्रस्तुत करती थी, उन विषयों को प्रस्तुत करती थी जिस पर असेंबली विचार करती थी। तो ब्यूल जो है
ऐसे विषय को चुनने का काम करती थी जिसके ऊपर असेंबली विचार करती थी। तो एक तो हो गई बिल, और काउंसिल ऑफ एपियोगेरस भी बने रहने दिया गया। एक और नई चीज जोड़ दी, असेंबली। असेंबली के सदस्यता के लिए सबको अवसर दे दिया गया, यहां तक कि जो स्वतंत्र कृषक और श्रमिक वर्ग के लोग थे वो भी असेंबली के मेंबर बन सकते थे। तो एक प्रकार से जनतंत्र की स्थापना ये हुई कि सभी लोगों को असेंबली का अधिकार दिया गया। ये जो स्वतंत्र श्रमिक थे वो भी इसके सदस्य बन सकते थे। और पहले जो 9 आर्केनों की सभा होती थी जिसमें सामंतों के द्वारा उनको चुना जाता था, अब 9 आर्केनों को चुनने का अधिकार इस असेंबली को था। जो जन सामान्य के द्वारा चुने जाते थे लोग, असेंबली के मेंबर, फिर ये उसमें से 9 आर्केनों को चुनते थे। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा आज चुनाव होता है इस प्रकार से, सभी लोग मिलकर के असेंबली को चुनते थे। असेंबली 9 आर्केनों को चुनती थी। जो पहले 9 आर्केनों का चुनने का काम सामंत या काउंसिल ऑफ एपियोगेरस करती थी, वो काम अब असेंबली करने लगी। इसीलिए इसे एक्लेसिया भी कहा गया। तो चाहे उसे असेंबली कहें चाहे एक्लेसिया कहें, और ये सामान्य लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था थी। सोलन ने और कौन से सुधार किए? सोलन के द्वारा सुधारों की एक पूरी श्रृंखला जारी की गई। देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश का पद था वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हर वर्ण के व्यक्ति को न्यायाधीश बनने का अधिकार दिया गया। किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं रह गई लोगों के। निर्धनों का कर्ज माफ कर दिया गया, बंधकों की प्रथा समाप्त कर दी गई, कर्ज को माफ किया गया। जो लोग बंधक बनाए जाते थे, बंधक प्रथा पर रोक लगा दी गई। माप तौल और जो मुद्रा संबंधी बदलाव थे उनको लाया गया। माप और भार के संबंध में, मुद्रा के संबंध में बदलाव हुए। साथ ही साथ निर्यात को बढ़ावा दिया गया। जैतून और अंगूर से निर्मित शराब तो विदेशों को भेजी गई, व्यापार के लिए विनिमय किया गया, लेकिन खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध था। खाद्यान्न बाहर नहीं भेजा जाता था क्योंकि खाद्यान्न की कमी होती थी, तो खाद्यान्न को नहीं भेजा गया, लेकिन जैतून का तेल था, अंगूर से बनने वाली शराब थी, उसको विदेशों को भेजा गया। जो विदेशी व्यापारी आते थे उनका स्वागत किया गया, यहाँ तक कि उनको नागरिकता दी गई, जिससे कि देश में व्यापार का विकास तेजी से हो सके और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। सर्वजनीय शिक्षा, सबको कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई, व्यवसायिक शिक्षा दी गई। पिता को कहा गया कि अपने बच्चों को शिक्षित करे और ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोग व्यवसाय परक काम कर सकें, कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय कर सकें, ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। सोलन के सुधार बड़े दूरगामी थे। पंचांग में सुधार किया गया। इसी तरह लोरियम में चांदी की जो खान थी उसमें खदान का कार्य प्रारंभ किया गया। जो शहीद होते थे देश की सुरक्षा में, जो सैनिक शहीद हो जाते थे, उन शहीदों के बच्चों की परवरिश, उनके शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का काम वो किसको सौंपा गया? राज्य को। राज्य उनको बच्चों को शिक्षित करता था। तो इस प्रकार बड़े सामाजिक और आर्थिक संबंधी सुधारों की एक पूरी श्रृंखला सोलन के द्वारा जारी की गई। ऐसे धार्मिक समारोह जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, बहुत ज़्यादा पैसा व्यय किया जाता था, उनके ऊपर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। उन पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता था। कृषकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको व्यायाम करना, विभिन्न प्रकार के काव्यों का विकास, गीतों का विकास, जिससे लोग मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इस प्रकार के ऐसे नवाचारों को उस समय लागू किया गया। समाज में होने वाले बलात्कार जैसे अपराध उनको दंडनीय किया गया, लेकिन जो वेश्यावृत्ति थी उसको वैध कर दिया गया। वेश्यावृत्ति को वैध बनाया गया, उसके ऊपर कर लागू किया गया, लेकिन ऐसे बलात्कार संबंधी जो अपराध थे उनको दंडनीय बनाया गया। तो इस प्रकार सोलन ने ये महत्वपूर्ण सुधार किए। लेकिन आलोचना तो हर जगह होती है
सोलन के इन सुधारों का जो वहाँ के उग्रवादी दल थे उन दलों ने विरोध किया। सोलन के ऐसे सुधारों का विरोध किया गया और विशेष रूप से सोलन का जो वो सुधार था कि जो भूमि का उसने सम विभाजन कर दिया था। भूमि को उसने क्या किया, लोगों में बराबर बांट दिया। तो जो सम विभाजन भूमि का उसने किया था उसको मुख्य मुद्दा बनाया गया और उस पर सोलन की आलोचना की गई। उग्रवादी दल ने विशेष करके सोलन के इस सुधार का विरोध किया। समय के साथ एथेंस में एक बदलाव आया। 560 ईसा पूर्व में पीसी स्टेटस सामंत बन गया, जिसके कि 2 बच्चे थे, हिप्पार्कस और हिप्पियास। तो 560 बीसी में पीसी स्टेटस, ये जो सामंत था, सत्ता इसके हाथ में आ गई और इसके 2 पुत्र हिप्पार्कस और हिप्पियास। हिप्पियास अत्याचारी शासक था। हिप्पार्कस तो अच्छा था, लेकिन हिप्पियास अत्याचारी था, जिसको आगे चल करके आइसोगोरास ने स्पार्टा के सहयोग से, आइसोगोरास ने किसके सहयोग से, स्पार्टा के सहयोग से 510 बीसी में हटा दिया। तो अत्याचारी शासक का अंत हुआ। इसके बाद जो सोलन के सुधार थे, उन सुधारों के ऊपर कुछ सुधार और भी आगे जारी किए गए, जिससे जनतंत्र और मजबूत हो सके। उन सुधारों को प्रारंभ करने वाला था क्लीस्थेनीज। क्लीस्थेनीज के क्या सुधार थे, ये मोटा मोटा उन सुधारों को देख लेते हैं। कई बार उनसे पूछ सकते हैं कि सोलन के क्या सुधार थे और उनके ऊपर क्लीस्थेनीज ने क्या संशोधात्मक कार्यवाही की। क्लीस्थेनीज के सुधार देखिए। क्लीस्थेनीज, इसके सुधार, इसने क्या किया कि एथेंस को रक्त संबंध के आधार पर कबीलों को, एथेंस के जितने कबीले थे उनको रक्त संबंध के आधार पर 10 प्रादेशिक विभाजन इसने किया। संबंध क्या था, रक्त संबंध, कबीलों में जो रक्त संबंध था इसके आधार पर। और जो ये प्रादेशिक विभाजन किए गए उसमें जो सदस्यता थी वो जन्म या मूल निवास के आधार पर, मूल निवास के आधार पर लोगों को सदस्यता दी गई। इसके अतिरिक्त जो काउंसिल ऑफ एपियोगेरस थी या काउंसिल ऑफ 400 थी, उसको इसने काउंसिल ऑफ 500 कर दिया। काउंसिल ऑफ 400 को इसने 500 कर दिया। अच्छा, एक काउंसिल ऑफ जो 500 थी, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? देखिए, 10 प्रदेश थे, प्रत्येक प्रदेश का गठन कबीले के आधार पर किया गया था। प्रत्येक प्रदेश से 50 मेंबर चुने जाने थे। तो एक प्रकार से हर कबीले से 50-50 लोग, 50-50 लोगों का चयन होता था। 50 × 10, इस तरह से 500 सदस्यों का चुनाव होता था। अब चूंकि असेंबली बड़ी होती थी, काफ़ी बड़े लोग होते थे, इसलिए शासन करने के अधिकार के लिए इन्होंने कमेटियां बनाई। 50-50 लोगों की कमेटी होती थी, 50 सदस्यों की एक कमेटी, 50 सदस्यों की एक कमेटी होती थी और एक कमेटी कुछ दिन शासन करती, फिर 50 सदस्यों की कमेटी दूसरे बार शासन करती और इस प्रकार ये साइकिल चलता था। और इस प्रकार प्रत्येक कमेटी को 35 से लेकर के 36 डेज शासन करने का अवसर प्राप्त होता था। तो प्रत्येक प्रदेश से चुने गए सदस्य आते थे, फिर उनकी 50-50 मेंबर्स की समिति बनाई जाती थी जो क्रमशः 35 से 36 दिन तक शासन करते थे। तो इस प्रकार जनतंत्र की स्थापना का सुझाव क्लीस्थेनीज ने दिया। ये जो 50 सदस्य चुने जाते थे, इनका चुनाव कैसे होता था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनका चुनाव लॉटरी के द्वारा होता था। ध्यान रखिएगा, इन सदस्यों का चुनाव
लॉटरी के माध्यम से। प्रत्येक प्रदेश से ऐसे 50 मेंबर लॉटरी के द्वारा चुने जाते थे। अच्छा, जो सरकार के लिए समिति बनाई गई थी, जो सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी 50 सदस्यों की, इनकी बैठक 10 दिन में एक बार आवश्यक थी। जो असेंबली होती थी उसका काम था अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना और विदेश से संबंध स्थापित करना। क्लेस्थेनीज के सुझावों के आधार पर 501 BCE में सेना का भी पुनर्गठन किया गया और 10 प्रदेशों के तरह पर 10 सेनापतियों की एक समिति बन गई, जिसको कि स्टेट गोई कहते थे। 10 सेनापतियों की समिति, ये सेना का संचालन करते थे। तो ये 10 सेनापतियों की समिति थी। तो एक प्रकार से इन लोगों को संयुक्त रूप से काम करना होता था। तो ये सेनापतियों की समिति की स्थिति काफी मजबूत हो गई क्लेस्थेनीज के सुझावों के आधार पर। क्लेस्थेनीज ने एक और सुधार किया, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म में ये व्यवस्था थी कि अगर असेंबली का कोई सदस्य ऐसा काम करता है जो राज्य के लिए हितकर नहीं है, तो उसको जनसाधारण के बहुमत से ही असेंबली से निकाला जा सकता है और असेंबली उसको 10 वर्ष के लिए निष्कासित कर सकती है। वो व्यक्ति केवल असेंबली से नहीं जाएगा, उसको देश से निष्कासित किया जा सकता था। तो ऑस्ट्रेसिज्म में किसी भी असेंबली के मेंबर को 10 वर्षों के लिए देश से निष्कासित करने का नियम था। यह नियम इसीलिए बनाया गया जिससे जनतंत्र मजबूत रहे, कोई व्यक्ति अपने हाथों में अधिक शक्ति न धारण कर सके और शक्ति का गलत उपयोग न कर सके, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, चाहे वो कोई भी हो सकता था। केवल जनसाधारण बहुमत से उसको हटाया जा सकता था। तो मित्रों, आपने यूनान में एथेंस में किस प्रकार जनतंत्र की स्थापना हुई, इसको आपने देखा। अब स्पार्टा के संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और क्लासिकल काल में और क्या चेंजेज हुए उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।